हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट रिलेशन में स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोसों के चुंबकीय गुण। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब चुंबकीय गुण, राइट। तो बच्चों, हमारा जो यूनिवर्स है इसमें कोई भी सब्सटेंस हो, हर एक सब्सटेंस में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जरूर होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस हो, पदार्थ, वो बना किससे होता है? एटम्स से। एटम यानी कि परमाणु से बना होता है। बहुत सारे परमाणु एक दूसरे से मिल करके उस सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। अब ये जो एटम होते हैं, ये एटम बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इस एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में होते हैं। एटम का स्ट्रक्चर जानते होंगे कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं सर्कुलर पाथ पर, इन्हीं की वजह से यहां देखिएगा कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और इसके बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। अच्छा, अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे मोशन कर रहा है, यानी कि इस तरह से जा रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। और बच्चों, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर क्रिएट करता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट भी उसमें बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा और मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होती है। और किस डायरेक्शन में ये होगा, इसको समझने के लिए आपको दाएं हाथ का नियम लगा करके समझ लेना होगा। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है तो जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में पास होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन मोशन करेगा, करंट उसके अपोजिट साइड में फ्लो होगी। तो करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो अगर हम दाएं हाथ का नियम लगाएं तो करंट जो है हमारी ऐसे ऐसे पास हो रही है। तो ये जो हमारा थंब है ये डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक मोमेंट की, राइट, इस तरह से। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, यानी कि जो करंट होगा उसका, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट।
और वो आपका ऐसे, ये करंट ऐसे जा रहा है और ये थंब जो होगा ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस तरह से ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे क्रिएट होगा। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास वृत्तीय पथ पर गति करते हैं तो उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। इस वजह से हर एक सब्सटेंस में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब सब्सटेंस है तो उसमें एटम तो होने होने, और एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होने होने, इलेक्ट्रॉन है तो उनमें मोशन होगा ही होगा, और मोशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो होगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्रिएट होगा। राइट। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि हमें तो बहुत सारे पदार्थ दिखते हैं बट सभी में हमें मैग्नेटिक मोमेंट कहां समझ में आता है, कहां वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जाए तो बहुत ही कम होता है, समझ रहे हैं, बहुत ही कम होता है। तो उस वैल्यू का कोई प्रैक्टिकली इफेक्ट नॉर्मली नहीं पड़ता है। जब इस तरह से किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, पेयर्ड होंगे अनपेयर्ड होंगे, तो उन सब का जब टोटल होता है तो फिर वो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बनता है और फिर उसका इफेक्ट पड़ता है। राइट। तो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। राइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो मोशन करता है वो सर्कुलर पाथ पर तो मोशन करता ही करता है, साथ ही एक और उसमें गति होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे अपने सर्कुलर पाथ पर तो मोशन कर ही रहा है, इसके अलावा ये अपनी एक्सिस पर भी ऐसे रोटेशन करता है। राइट। वो जहां पर होता है वहीं पर इस तरह से अपनी एक्सिस पर रोटेशन करता है ऐसे। ठीक, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो पृथ्वी है हमारी, वो सूर्य के आसपास एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है और एक अपनी ही एक्सिस पर 24 घंटे में एक बार पूरा राउंड ले लेती है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पर घूमता है और न्यूक्लियस के राउंड भी घूमता है। न्यूक्लियस यहाँ पर सन मान सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को अर्थ मान सकते हैं। ठीक, तो अपनी एक्सिस पर स्पिन की वजह से भी इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। तो जो भी बात की जाती है वो सब मिलाकर के टोटल मैग्नेटिक मोमेंट से बात की जाती है। राइट बच्चों। तो अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि हाँ इनमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इस वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। राइट। तो अब आप एक बात समझ गए होंगे कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी तरह का हो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ होती जरूर है। ठीक, तो अब हम समझेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो सॉलिड होते हैं उन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं डायामैग्नेटिक, और एक होते हैं पैरामैग्नेटिक, और एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक, और एक होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, और एक होते हैं फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक। ठीक, इन्हें हिंदी में कहेंगे प्रतिचुंबकीय, और इन्हें कहेंगे अनुचुंबकीय, और इन्हें कहेंगे लौह चुंबकीय, और इन्हें कहेंगे प्रतिलौह चुंबकीय, और इन्हें कहेंगे फेरी चुंबकीय। राइट। तो ये 5 तरह के सॉलिड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किए गए।
डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकी, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकी, फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकी, एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रतिलौह चुंबकी, फेरी मैग्नेटिक फेरी चुंबकी। राइट बच्चों, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डायमैग्नेटिक की बात करते हैं। तो देखिए डायमैग्नेटिक क्या होती है। डायमैग्नेटिक यानी कि प्रति चुंबकीय। राइट, तो जैसा कि लिखा है प्रति चुंबकीय, तो प्रति वर्ड से आप याद रख सकते हैं प्रतिकर्षित। राइट, तो इस तरह के सब्सटेंस जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मोशन करने लगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से दूसरी ओर जाने लगे। तो इसका मतलब होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहे हैं, रिपल हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। ठीक, इनको कहेंगे आप प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है। माइंड कीजिएगा, अनपेयर्ड नहीं होता का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। जैसे न्यूक्लियस हो गया और ये इसके बाहर ऑर्बिटल हो गए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगा। राइट, बट सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ऐसे ये इधर को आ रहा है और वो उधर को आ रहा है। ठीक, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से क्रिएट होगा अपवर्ड साइड में, और इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड साइड में क्रिएट होगा। तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह के सब्सटेंस जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, राइट, उनका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है, यानी कि कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, और ऐसे सब्सटेंस को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट साइड में रिपल हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही सब्सटेंस को आप कहते हैं प्रतिचुंबकीय। तो क्या क्या आपने सीखा अभी यहां पर, आपने सीखा प्रतिचुंबकीय वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। राइट, और कौन से पदार्थ, जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ठीक, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब युग्मित होंगे, युग्मित होने की वजह से उनका नेट डायपोल मोमेंट जो होगा जीरो होता है। ठीक, राइट, आप इजिली इतनी बात लिख सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रतिचुंबकीय क्या है तो आप बता सकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड से दूसरी ओर ये मोशन करने लगते हैं, इसको अभी हम क्लियर करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि नेट डायपोल मोमेंट तो इनका क्या है, जीरो है, तो इनको फिर मैग्नेटिक फील्ड में किसी तरह का इंटरेक्शन करना ही नहीं चाहिए, है ना, ना तो आकर्षित हो ना तो प्रतिकर्षित हो। बट ये मैग्नेटिक फील्ड से दूसरी ओर क्यों जाते हैं, हम इसको समझेंगे। तो देखिए, जैसे ये कोई सब्सटेंस है, राइट, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हैं, ऐसे पेयर बना रहे हैं। ठीक, इसको आपने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। ये एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक, ये
नॉर्थ साउथ को यहाँ लिख देते हैं। अब इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है ऐसे। ठीक, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ऐसे। ये इसके मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। ठीक, ये साउथ से नॉर्थ नहीं आता, नॉर्थ टू साउथ जाएगा। ठीक है, राइट, और दोनों तरफ इक्वल होगा। आपको यहाँ डायग्राम में कम ज्यादा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। जब आप इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो नेट डायपोल मोमेंट तो जीरो है। इस वजह से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फील्ड में ज्यादा कुछ फ्लक्स की वजह से इंटरेक्शन नहीं करेगा। लेकिन यहां पर एक काम और हो जाता है, जो दो इलेक्ट्रॉन है इनमें से जो क्लॉकवाइज है ये, और दूसरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया। ठीक, तो इन दोनों ही इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं आप लॉरेंज फोर्स। क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स। ठीक, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड हैं, उनमें से दोनों में ही लॉरेंज फोर्स लगता है। इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के एलॉन्ग होगा, यानी कि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के एलॉन्ग होगा। अब जैसे कि इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के एलॉन्ग है। मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे क्रिएट हो रही है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इस वाले का देखा जाए, ये जो अपर साइड में इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ऊपर की तरफ होगा, और जो दूसरा वाला है उसका उसके अपोजिट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो रही है और उसका जो ये वाले का मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड साइड में। तो जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग है उसका जो रेट होता है यानी वेलोसिटी होती है, न्यूक्लियस के राउंडस मोशन करता है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी कुछ कम हो जाती है। कैसे देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सर नाभिक है, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करता है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, यानी अभिकेंद्री बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। ठीक, और जस्ट इसी के परपेंडिकुलर लगा करता है आप केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग है उसमें जो लॉरेंज फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसे। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट अपोजिट साइड में है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इसका वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग होता है उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही कम हो जाती है, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट साइड में है तो उसके साथ क्या होगा कि उसका जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की ओर ही लगेगा। लॉरेंज फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की ओर ही लगेगा, तो फिर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग था उसकी वेलोसिटी घट गई, और जो अपोजिट में था उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब जिसकी वेलोसिटी घटी उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी घट जाएगा, जिसकी वेलोसिटी बढ़ी उसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा। अब बात समझिए, अब दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल नहीं रहा, एक का घट गया एक का बढ़ गया। किसका बढ़ गया? अपोजिट डायरेक्शन वाले का। किसका घट गया? जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग था। तो अब क्लियर सी बात है कि जब मैग्नेटिक मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन का बढ़ा वो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट ओर बढ़ा, तो जो पदार्थ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट ओर ही
मोशन करता है। ठीक है, यानी कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी ओर जाएगा, इसको कहेंगे रिपल्शन हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से जिन सब्सटेंस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो डाईमैग्नेटिक होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र में वो प्रतिकर्षित होने वाले होते हैं। ठीक बच्चों, तो ये होता है डायमैग्नेटिक। आप एग्जाम्पल्स इसके याद रख सकते हैं डायमैग्नेटिक के, जैसे NaCl, H2O, TiO2। ठीक है, ये अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आप बेंजीन, C6H6। इनके अलावा आयंस में तो आपने बताया होगा Cu1+, Zn2+, राइट, Cd2+, स्कैंडियम 3+। तो इस तरह से बहुत सारे आयंस होते हैं जो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर के होते हैं। ठीक, आप इसमें ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक, तो ये प्रति चुंबकीय। अब बात करेंगे हम पैरामैग्नेटिक नेचर की, यानी कि अनुचुंबकीय। तो देखिए पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय क्या होंगे। तो अनुचुंबकीय से आप याद रख सकते हैं, लिख देते हैं पहले। देखिए अनुचुंबकीय आ से आप याद रख सकते हैं आकर्षित, यानी कि वो पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होंगे उनको कहेंगे अनुचुंबकीय। ठीक, अब यहां पर जो आकर्षण होता है वो बहुत स्ट्रांग यानी बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा होता है। तो ये भी कह देते हैं डेफिनेशन में कि पार्शियली अट्रैक्ट होते हैं। दो सब्सटेंस विच अट्रैक्ट पार्शियली टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। अब होते कौन से हैं? तो जिन सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, और बहुत बड़ी संख्या में नहीं होंगे। अगर वो बहुत ज्यादा संख्या में है तो फिर वो पार्शियली अट्रैक्ट नहीं होगा, फिर अगली जो 3 कैटेगरी है उनमें से कोई हो सकता है। ठीक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बट बहुत बड़ी संख्या में नहीं होंगे। ठीक, तो देखिए किस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, इसको समझेंगे। तो देखिए ये कोई सब्सटेंस है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता तो जो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इधर है, कोई उधर है, इस तरह से चारों तरफ बिखरे पड़े होते हैं। ठीक, यानी सब कोई रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं। तो इसलिए अब भी इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो लगभग 0 ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इस तरह से अपने आप कोई मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगा। जब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या होगा, जैसे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फ्लक्स किससे किसकी ओर होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। ठीक, ऐसे, ठीक, इस तरह से बराबर दिखने लगा। अब क्या होता है कि इस फ्लक्स की वजह से ये जो रैंडमली इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होती है वो, अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ये यहां पर ऐसे है या ऐसे है, तो यहां पर तो ये जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में से जा रहा है, इस तरह ये इन इलेक्ट्रॉनों को घुमा करके अपनी डायरेक्शन में ले आता है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड होंगे वो घूम करके मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग हो जाते हैं, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग होंगे तो जो
मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग ही हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से वो मैग्नेट की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये होती है आपकी स्टोरी पैरामैग्नेटिक की। क्या है स्टोरी, पैरामैग्नेटिक में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग ही घूम जाएंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग या उसी के लॉन्ग क्रिएट होगा, तो इसलिए वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होंगे। अब क्या है कि एक पॉइंट और छोटा से, कि जो सब्सटेंस है उसमें मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, काफी सारे हैं, तो क्या सब बिल्कुल घूम जाएंगे या सबका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा? तो डिपेंड करता है कि आपने जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। आप जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे यानी कि उतने ज्यादा यहाँ फ्लक्स क्रिएट होगा और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो घूमेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता कि कोई सब्सटेंस है उसमें मान लीजिए बहुत सारे अनपेयर्ड, बहुत सारे का मतलब हैं लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं कि पैरामैग्नेटिक से कोई दूसरे टाइप का बन जाए। तो जितने भी हैं जरूरी नहीं होता कि सब अपनी डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही कर लेंगे। डिपेंड करता है कि सब्सटेंस को कितने इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है और टेम्परेचर कितना है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन है उनका रोटेशन उतना ही अधिक मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग हो जाएगा, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मोमेंट उतना ही कम हो पाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में घूमेंगे उतना ही डायरेक्शन में घूमने जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो बहुत ही कम होंगे। ठीक, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोटेशन के लिए इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और टेम्परेचर हाई ना होकर के क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये बात होगी जो है पैरामैग्नेटिक की। आप पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल्स याद रख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 होता है। अब O2 ऑक्सीजन जो है एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की गैस है। आप इसका पैरामैग्नेटिक नेचर जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, और जैसे कि Cu2+, CuO, ठीक, तो इस तरह से काफी सारे सब्सटेंस होंगे जो पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेंगे। ठीक, तो अब हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकीय, ये कौन से होते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो मैग्नेट की ओर बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहा होता है, उसको मैग्नेट के पास रखिए सराख से चिपक जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को आप कहते हैं फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकीय। इनमें होता क्या है, किस वजह से ये इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? तो इनमें क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यूपी वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब उत्तर प्रदेश वाले नहीं, अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। इस वजह से इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जब ये को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम करके उसके एक्सिस में उसी डायरेक्शन में हो जाएंगे, जिस ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही तरफ हो जाएगा, इसलिए स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या कहानी समझा रहे हैं हम आपको। जैसे ये सब्सटेंस है, अच्छा अब होता क्या है कि इनमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ये है, ये है, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, तो रैंडमली इधर उधर होंगे। अब होता क्या है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो ये आपस में भी एक दूसरे को इंटरेक्ट करने लगते हैं। जैसे
ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, तो अपने अगल बगल वालों से भी कहेगा चलो तुम भी ऐसे ही हो जाओ जैसे हम हैं, जैसे हम हैं वैसे तुम हो जाओ, जैसे को तैसा है। तो होता क्या है कि यहां पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें डोमेन बन जाते हैं। डोमेन का मतलब क्षेत्र बन जाते हैं, कुछ एरिया बन जाते हैं। कैसे एरिया? अब जैसे भी हमने यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉनों को रैंडमली इधर उधर बनाया है, बट ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जैसे सब्सटेंस है तो पता चला ऐसे एरिया इतने के इलेक्ट्रॉन जो हैं, अब ऐसे कोई वहां पर डिवाइडेशन नहीं होता कि दीवार बीच में खड़ी होगी, बट पता चला इतनी पार्ट के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सब इस डायरेक्शन में है, फिर इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में है, फिर इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे इस डायरेक्शन में है, ये है। फिर पता चला यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन को बना रहे हैं, ऐसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक। फिर पता चला यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक, इस तरह से। तो यहाँ क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे डोमेन बन जाते हैं। ये जैसे ये डोमेन बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ऐसे। तो फेरोमैग्नेटिक में इस तरह के डोमेन बन जाते हैं। और डोमेन में क्या होता है कि जो भी एक डोमेन होगा उसके सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में होंगे। बट कोई एक डोमेन हो तो रिजल्टेंट फील्ड हो, बट बहुत सारे डोमेन है और सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। जैसे इसका इस तरफ है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर होगा, बट इसका इधर होगा, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, इनका इधर हो जाएगा। तो जब सबका नेट निकाला जाता है तो लगभग 0 ही हो जाता है। यानी कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होंगे तो कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे, ठीक। जब इनको आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, अब यहां भी डिपेंड करेगा कि कितनी इंटेंसिटी के फील्ड में रख रहे हैं और कितना टेम्परेचर है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये सब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही घूम जाएंगे। जैसे ये है, ये आप तो फ्लक्स समझ गए होंगे, ये ऐसे इस तरह से। अब क्या होगा कि हमने इस सब्सटेंस को यहां रखा तो ये जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब इसी डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए फ्लक्स इधर से भी होके जा रहा है तो ये जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब एक ही डायरेक्शन में घूम जाएंगे, ऐसे, ठीक, इस तरह से। अब क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन घूम जाएंगे, इसलिए जो सब्सटेंस है वो बहुत तेजी से मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक, राइट। तो ये होते हैं हमारे लौह चुंबकीय। आप बहुत इजीली डेफिनेशन बता सकते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, सियार, ठीक, ये आप याद रख सकते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों में। अब हम बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक की, यानी कि प्रतिलौह चुंबकीय की। तो देखिए प्रतिलौह चुंबकीय क्या होती है। प्रतिलौह चुंबकीय, एंटी फेरो मैग्नेटिक। अब इनमें क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे, ऐसे प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों में क्या होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे, बट हर एक इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जैसे ये है दूसरा, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट। अब ध्यान दीजिएगा ये इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट के नहीं होते हैं। ये जैसे मान लीजिए अभी पेयरिंग वाली बात थी डायमैग्नेटिक में,
तो जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही शेल के होते थे या एक ही ऑर्बिटल के होते थे, बट यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही ऑर्बिटल के नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, बट इसके बाद भी वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बना रहे हैं। तो एक अगर अपर साइड में क्लॉकवाइज मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो एग्जैक्ट जीरो होता है। क्या होता है? एग्जैक्ट जीरो होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो बहुत से होते हैं लेकिन नेट डायपोल मोमेंट उनका क्या होता है? जीरो होता है, उनको आप कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, राइट। और इनके एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जैसे FeO, Fe2O3, MnO, Mn2O3, है ना, ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। तो ये होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। साथ ही एक छोटी सी बात, जो भी हम फेरोमैग्नेटिक पढ़ा रहे थे वहां पर एक और बात रहेगी, उसको और बता देते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक वाले होते हैं उनको जब मैग्नेटिक फील्ड से अलग हटाया जाता है, यानी उनके जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है एक्सटर्नल वाला, उसको खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं वहां से, तब भी इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी देर तक बनी रहती है। आपने देखा होगा कि एक लोहे की लीजिए, उसको मैग्नेट में चिपका दीजिए, तो वो जब उससे आप हटाएंगे मैग्नेट से, तो खुद एक जो लोहे की कील होगी थोड़ी देर तक एक मैग्नेट का वर्क करती रहती है। उसका कारण होता है कि जो डोमेन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक ही फील्ड में एक ही डायरेक्शन में घूम चुके होते हैं, ऐसे जब आपने मैग्नेटिक फील्ड प्लेस किया तो इस तरह से एक ही डायरेक्शन घूम चुके होते हैं। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं तो ये फिर से अपनी पहले वाली स्टेट में आते हैं, यानी इरेगुलर स्टेट जो होती है उसमें आते हैं। तो इससे इनकी पहले वाली स्टेट आने में जितना भी टाइम लगेगा उतने समय तक ये अपनी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कुछ ना कुछ बनाए रखेंगे, ठीक। यानी कि ये खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते रहेंगे, ठीक। तो ये होते हैं आपके, ये थोड़ी प्रॉपर्टी थी फेरोमैग्नेटिक की जो रह गई थी अभी बताने से, तो बताया आपको। तो चलिए हमने एंटी फेरो पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम फेरी मैग्नेटिक। तो देखिए बात करते हैं फेरी मैग्नेटिक की। फेरी मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो भी एंटी फेरो मैग्नेटिक की तरह ही होते हैं, बट एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है कि एंटी फेरो में क्या था कि अगर 4 क्लॉकवाइज हैं तो जस्ट 4 क्या होंगे? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, और नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये एंटी फेरो में था। फेरी में क्या होता है कि अगर 4 क्लॉकवाइज हैं तो पता चला 3 एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो क्या होगा कि 3 का डायपोल मोमेंट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, बट 1 इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट बना रहेगा। तो फेरी मैग्नेटिक में यही पॉइंट होता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत से होते हैं लेकिन उनका नेट डायपोल मोमेंट बहुत कम होता है, तो उन्हें आप कहते हैं फेरी मैग्नेटिक। रीजन क्या है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो डायरेक्शन होगी वो अधिकांश की एक दूसरे के अपोजिट होगी, बट बिल्कुल इक्वलिटी से अपोजिट नहीं होगी। जैसे 100 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हैं तो 100 ही एंटी क्लॉकवाइज होंगे, तो ऐसा फेरी मैग्नेटिक में नहीं हो सकता है। 100 क्लॉकवाइज हैं तो पता चला 105 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, या 95 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, यानी कि एग्जैक्ट जो है वो रोटेशन अपोजिट नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे सब्सटेंस को आप कहते हैं फेरी मैग्नेटिक। इनका एग्जांपल्स याद रख सकते हैं आप, जैसे Fe3O4 मैग्नेटाइट कहते हैं, और जो आपका नेचुरल मैग्नेट होता है वो मैग्नेटाइट ही होता है। और इसी के कुछ सब और कंपाउंड होते हैं, जैसे कि ZnFe2O4, MgFe2
O4, तो इस तरह से भी कुछ कंपाउंड बनते हैं जो फेरी मैग्नेटिक होते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक था। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।